सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है। वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना क्या, आसमान के नीचे सोते थे। खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछती थी सर, और जमीन से आसमान तक नजर जाती थी। जब तक बच्चे आसमान के नीचे सोते रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहीं। और जब बच्चों ने आसमान देखना ही बंद कर दिया, महत्वाकांक्षा छोटी हो गई। दुनिया में अगर जैसे लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं वादा करो, मैं नहीं करता सर। गारंटी दो, वो तो दे ही नहीं सकते सर। दुनिया में मौत को छोड़कर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आकस्मिक है तो दुख होता है सर, महामारी है तो दुख होता है सर। घर में जब भी मौत होती किसी की, कोई बेसहारा होता है सर, वो एक असहाय घटना है सर। इस महामारी के दौर में मैंने अपना एक भतीजा खोया सर, 28 साल का सगा भतीजा। सुबह 5 बजे मैं उसे, अपनी भाभी, अपनी भतीजी को गोंडा के बस स्टेशन पर छोड़ने गया सर। जब मैं छोड़ने गया सुबह 5 बजे, तो रास्ते में ही लखनऊ की बस मिल गई। तो उसने हमसे कहा कि चाचा जी ये बस रुकवा दीजिए, लखनऊ जा रही है। और इस बार जब हमसे मिला तो उसने कहा कि, मैंने कहा तुम तो हमसे बात ही मत करो। तुमसे जब मैं कह रहा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी करो, 1 साल मेरे कहने पे चलो तो चचा। तो जाते जाते उसने मुझसे कहा कि अब 1 साल तक जो भी कहोगे वो करूंगा। बस यही उसके अंतिम शब्द है। बस यही उसके अंतिम शब्द थे। धोखेबाज। शायद घर के लोग समझ नहीं पाए, शायद घर के लोगों को एहसास नहीं हुआ। एक ही बेटा था सर, 2 बेटियों पर एक ही बेटा था। हम सब ने दर्द को झेला है सर। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है। लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं। गुरुद्वारे में खाना खाया हूं।
एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वायरी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर यही लिखता हूं, लिव डेंजरसली। जिंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना। वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिगमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है। बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं MBA कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाई कोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना, वो वरदान बन गया सर। बहुत बहुत बड़े सहयोगी रहे मेरे संघर्ष के। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, पता नहीं, हो सकता कहीं मुझे बैठकर सुन रहे हो। किसी जमाने में विमर्श नाम की इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे सर। वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे और बड़ी मदद करते थे। और मैं उनके साथ मनमोहन चौराहे पे मस्जिद है, मैं वहीं पे उनके साथ कभी कभी रहता था। अटाला ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर। वो मेरे संघर्ष के बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं। इंसर्च एकेडमी चलती थी, कुंदन राय भाई हमारे, पता नहीं, हो सकता है शायद हमें कहीं सुन रहे हो, उन्होंने बड़ी मदद की सर। सबसे अहम आदमी जो रहा, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, वह है सुरेश सिंह। ATN एकेडमी चलाते थे सर। वो पहला आदमी है मेरे जीवन में जिसने मुझे एक अच्छी रकम मेरे हाथ में रखी पढ़ाने के एवज में। अरे कहा हो जा सर, आप पैसा ले जाइए और कभी आपको जरूरत हो तो हमसे मिलिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं सुरेश सिंह।
बहुत मर्दाने किस्म के आदमी, अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, लेकिन उनसे बड़ा अच्छा वो रहा। फिर मैं दिल्ली चलाया, मेरे एक बड़े अहम सहयोगी रहे नीरज तिवारी जी, उन पर तो मैं एक अलग क्लास ले ही लूंगा, बड़ा रोल रहा उनका मेरे जीवन में। और मेरे मित्र हैं मनोज जायसवाल, अभी वो एक इंटीग्रिटी आईएएस करके संस्था चलाते हैं, उनका एक बड़ा अहम रोल रहा, बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में। और नीरज भारद्वाज जी हैं, राव आईएएस में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। के बशर साहब हमारे इकोनॉमी के टीचर हैं, उनका नाम लिए तो मैं वो बात ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं। और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक ऋण है मेरे ऊपर, वो ऋण भी चुकाऊंगा सर। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। सर मैं आगरा पढ़ाने गया, हमारे अमित भाई वहां कोचिंग चलाते हैं, सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का, सेंटर ऑफ एम्बिशन आगरा में है, बड़ी फेमस कोचिंग है। अमित भाई चलाते हैं, अमित सिंह हमारे बहुत जबरदस्त आदमी, बड़ा फैंटास्टिक टाइप के आदमी है। आज भी हमको बुलाते हैं। वो आप आगरा एंटर करेंगे तो एक चौराहा पड़ता है, वही चौराहे पे उनकी कोचिंग है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या सेंटर ऑफ एम्बिशन, ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। तो मैं उनके यहाँ पढ़ाने गया, क्लास लेने गया, तो सर मेरे जो कपड़े थे पढ़ाने वाले वो गीले थे, पैसा था नहीं जेब में, और कॉल आ गई कि भाई आपको वहां आके पढ़ाना है। मैंने कहा यार वहां पढ़ा देंगे तो 10-20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो सर नीरज तिवारी ने क्या किया, वो जो मेरे कपड़े गीले थे, वो बंदा, हम यहां से आए सराय काले खां, और सराय काले खां से हमने बस पकड़ी और हमें आगरा जाना था। तो वो रास्ते भर वो मेरी शर्ट को बाहर ऐसे लटकाए रहा कि हवा चलेगी तो सूख जाएगी। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग, हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं। मटन करी बना ले तो ताराचंद में बम बनाना भी सिखाया जाता है सर। हमारा केपीयूसी छात्रावास तो उसमें डिग्री देता है सर इलाहाबाद में कि कितनी आवाज पैदा होती है। इलाहाबाद एक बहुत ही महान सेंटर है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष अब तो सर ये लगता ही नहीं सर। यही मैं आपसे कहता हूं। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का, 6x6 का सर। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। सर मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माता जी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां। पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर, यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे?
बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में हैं सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपनी जीवन में साइकिल को जगह दे सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। सर दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में, तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, मैं मिश्रा जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। AK मिश्रा जी ने बहुत साथ दिया, चाणक्य एकेडमी चलाते हैं और बहुत ज्यादा साथ दिया। तो चंद्रदीप सरकार ने जब हमें ब्रेवो स्कूटर पे देखा, बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अबे मैंने कहा पागल हो, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो, हंस हंस कर।